Good morning students. In our today's virtual class, we will continue the chapter 4 of civics, that is working of institutions. And in this class, we will discuss the topics about parliament, houses of parliament and political and permanent executives. So these are the topics which we will discuss today in our class. First of all, we will discuss about parliament. अब पार्लियामेंट क्या होता है, क्या पावर्स होती है पार्लियामेंट की, तो वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट and if the parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि अगर हम किसी भी डिसीजन की बात करें तो वो डिसीजन पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। मीन पार्लियामेंट जो है वो हेल्प करती है डिसीजन टेक करने में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो विदाउट द फेवर ऑफ पार्लियामेंट मीन विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। मीन कोई भी जो बिल है वो तभी लॉ बनेगा जब वो पार्लियामेंट के अंदर पास होगा, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की क्या नीड है, पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, पार्लियामेंट की क्या पावर्स है, तो वो हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म पार्लियामेंट। पहले हम लोग पार्लियामेंट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। अंडरलाइन कीजिए, इन इंडिया अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ठीक है। कि क्या होता है पार्लियामेंट, क्या होता है कि इंडिया में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है कि जिनको इलेक्ट किया गया कंट्री के अंदर नेशनल लेवल पर, तो उनका ग्रुप जो है दैट इज नोन एज पार्लियामेंट, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। एंड एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, स्टेट के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट किया जाता है। तो स्टेट लेवल पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और नेशनल लेवल पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दैट इज नोन एज पार्लियामेंट, उनको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, जो आपको हेडिंग भी दी हुई है कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की क्या नीड है। और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पॉइंट्स दिए गए, ठीक है, सबका आंसर सेम होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अप्लाई कीजिए, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग लॉ मेकिंग पावर है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। कि अगर कोई भी जो लॉ फ्रेम किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनको चेंज किया जाता है, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, तो वो सब डिसीजन टेक किए जाते हैं विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट कोई भी लॉ फ्रेम नहीं हो सकता, कोई भी लॉ फ्रेम नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट अप्लाई कीजिए, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, ठीक है। मीन जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। मीन जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। कि पार्लियामेंट जो है वो जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है
पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है वो वर्क नहीं कर सकती, ठीक है, उनके लिए उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट की नीड है। नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए, थर्ड अंडरलाइन कीजिए, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। मीन जो मनी कंट्रोल किया जाता है दैट इज बाय द पार्लियामेंट। मीन जो बजट बनता है वो बजट पास किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्सेस तो कलेक्ट कर लेती है, लेकिन उन टैक्सेस को स्पेंड कैसे किया जाएगा तो उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट बजट फ्रेम करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि वो जो कलेक्टेड अमाउंट है उनको कैसे स्पेंड किया जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि गवर्नमेंट अपने विशेष के अकॉर्डिंगली वो अमाउंट कहीं भी स्पेंड करे, तो उसको ये जो मनी रिलेटेड मैटर्स है उनको डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि बजट जो है वो कैसे फ्रेम किया जाएगा, मीन कौन से सेक्टर के ऊपर कितना अमाउंट स्पेंड किया जाएगा, तो उसका सेक्शन मिलता है, उसको अप्रूव किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, ओके। नाउ द नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए, पार्लियामेंट इज द highest form of discussion and debates on public issues and national policy। मीन कंट्री के अंदर अगर कोई भी इश्यू अराइज होता है, कोई भी कंट्रोवर्सीज अराइज होती हैं, कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करनी है, तो उनके लिए सबसे जो हाईएस्ट फॉर्म है, मीन सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होती है, डिबेट्स की जाती है, तो डेट इज इन द पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होता है, डिबेट होते हैं, ओके। तो दीज आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट होता है दैट हैव टू हाउसेज, पार्लियामेंट के टू हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और यहाँ पे आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मीन डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, पहले आपको इनका अनदर नेम दिया हुआ है, कि जो हाउसेज है दीज आर आल्सो नोन एज चैम्बर्स, हम इनको चैम्बर्स भी बोलते हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट द वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर on behalf of the people, and the second house is usually elected indirectly and performs some special functions, and the most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions or federal units। देखो उन्होंने बोला कि जो दो हाउसेज है उनमें से एक जो हाउस होता है उसके मेंबर्स को कंट्री के जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और सेकेंड हाउस के मेंबर्स जो होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, ठीक है। अब ये दोनों हाउस है कौन से, अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट मतलब अनदर नेम दिया हुआ है, लोकसभा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द अनदर नेम ऑफ लोकसभा इज हाउस ऑफ द पीपल। फर्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो इनके डिस्ट्रीब्यूशन। द अनदर नेम ऑफ लोकसभा इज हाउस ऑफ द पीपल, कि लोकसभा को हम हाउसेज ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और राज्यसभा का अनदर नेम क्या है, हम उसको राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए, जहाँ पे उन्होंने एक और पॉइंट हमें दिया कि
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो प्रेसिडेंट होता है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मीन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेस एंड प्रेसिडेंट। मीन हम लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इनको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डिस्टिंग्विश का। उसमें नेक्स्ट देखो नीचे हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से हम इसके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके मेंबर्स का नोट करेंगे कि द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 545। 540 टोटल मेंबर्स होते हैं लोकसभा की। एंड द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 245। और राज्यसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं 245। उसके बाद हम उसके टर्म की बात करेंगे, लेंथ क्या होता है इनका टर्म का, कि द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 years। कि जनरली जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है। मीन आफ्टर 5 years दोबारा से क्या होता है, कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर 6 years। और राज्यसभा के मेंबर्स को 6 years के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनका टर्मिनल होता है 6 years का, राज्यसभा के मेंबर्स का। उसके बाद नेक्स्ट हाउसेस के बारे में बताएंगे कि लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है। मीन परमानेंट हाउस नहीं है, टेम्परेरी हाउस है लोकसभा। मीन अगर पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक है, मीन अगर नो कॉन्फिडेंस बिल पास होता है तो जो लोकसभा है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व। मीन 5 years का टर्मिनल कंप्लीट होने से पहले ही गवर्नमेंट क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हाउस, डिसॉल्व हो सकती है। बट राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व, इट इज अ परमानेंट हाउस। जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। मीन इसके मेंबर्स जो होते हैं वो कभी भी सभी इकट्ठे डिजाइन नहीं करते। राज्यसभा के मेंबर्स का क्या होता है कि जो टर्मिनल है 6 years का होता है, ठीक है, और 2 years के बाद 1/3 इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं और नेक्स्ट मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे का 6 years का टर्मिनल कंप्लीट होता रहता है और वो 2 years के बाद जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो रिजाइन करते हैं और कभी भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। मीन इसके सारे के सारे मेंबर्स कभी भी इकट्ठे रिजाइन नहीं करते। ठीक है, तो परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा क्या है, टेम्परेरी हाउस, ये डिसॉल्व हो सकती है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि विच, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल। कि कौन से हाउस ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा और राज्यसभा। देखो यहाँ पे लोग हमें क्या एक्सप्लेन किया है कि इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर सम टाइम्स इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड द लोकसभा लोअर चैम्बर। कि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को अपर चैम्बर बोलते हैं और लोकसभा को लोअर चैम्बर बोलते हैं। और अगर हम उनके बात करते हैं पावर्स की तो राज्यसभा में लगता है कि ज्यादा पावरफुल है, कि वो परमानेंट हाउस होता है, जिसके मेंबर्स कभी भी सारे डिसॉल्व नहीं होते। बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। अब रीजन क्या है कि क्यों लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, तो अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि एनी ऑर्डिनरी लॉ needs to be passed by both the houses, but if there is difference between the 2 houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together, but because of the larger number of Lok Sabha, the view of Lok Sabha prevails। इन्होंने क्या बोला है कि जनरली किसी भी लॉ को पास करना होता है, बिल को पास करना होता है, तो क्या करती है, दोनों हाउसेस के अंदर बिल पास होता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है
and with the signature of president that will become law. तो वो law बन जाता है. मेन जो ऑर्डनरी बिल होता है, जैसे उसको पहले लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया, लोकसभा ने उसको पास किया तो राज्यसभा में सेंड कर दिया जाता है, राज्यसभा ने उसको पास किया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और उसके सिग्नेचर के साथ क्या बन जाता है, लॉ. या वो कभी पहले राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा ने उसको पास किया, लोकसभा में सेंड किया जाता है, लोकसभा में उसको पास किया तो फिर प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी ऑर्डिनरी बिल पर आपस में दोनों हाउसेस में क्लैश हो जाता है कि उनके जो ओपिनियंस है वो मैच नहीं करते. मीन एक हाउस उसको पास कर देता है, दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है. तो उस केस में क्या होता है, ज्वाइंट सेशन. ज्वाइंट सेशन मीन कि दोनों हाउसेस के मेंबर इकट्ठे मिलकर उस बिल के लिए डिसीजन टेक करते हैं, वोटिंग करते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो लार्जर मेंबर्स की वजह से जो लोकसभा का डिसीजन होता है वो प्रिवेल करता है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल. उसके बाद सेकंड पॉइंट है, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर. जब हम मनी मैटर की बात करें तो मनी मैटर में भी लोकसभा के पास पावर्स ज्यादा है, क्योंकि हमेशा जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है फर्स्टली इन द लोकसभा. ठीक है, लोकसभा के अंदर इसको प्रेजेंट किया जाता है एंड वंस द बजट इज पास बाय लोकसभा, मीन एक बार जब लोकसभा उस बजट को पास कर देती है देन इट सेंड टू द राज्यसभा, फिर उसको राज्यसभा के अंदर सेंड किया जाता है. बट राज्यसभा कांट रिजेक्ट, लेकिन राज्यसभा कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. ओनली इट कैन डिले इट फॉर 14 डेज. 14 डेज तक डिले कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती राज्यसभा जो बजट पास किया गया है या जो भी मनी रिलेटेड बिल लोकसभा ने पास किया. 14 डेज तक डिले कर सकती है या वो उसमें कुछ चेंजेस के लिए सजेस्ट कर सकती है, बट इट अपॉन द लोकसभा वेदर इट एक्सेप्ट दैट सजेशन और नो. तो जो भी रिकमेंडेशन दिए राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो लोकसभा के ऊपर होता है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है. नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओनली अ पर्सन who enjoy the supports of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. And if the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all the ministers, including the Prime Minister, have to quit. Mean अब जो no confidence motion होता है that is only passed in the लोकसभा. सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर सकते हैं. राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती. जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस बिल पास हो जाता है तो फिर सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, इनको अंडरलाइन कीजिए. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल लीडर्स who take the big decision fall in this category. And in the second category, people are appointed on a long-term basis, and this is called permanent executive or civil servants. ठीक है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जिनको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं. मीन दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि जिनको कंट्री के सिटीजन्स, कंट्री के पीपल इलेक्ट करते हैं. जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. और
political leaders are elected for a fixed time. In generally 5 years के लिए इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है. बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस. ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है. इनको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है. और ये जो परमानेंट होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट ये रिजाइन करते हैं. इनकी रिटायरमेंट होती है, ठीक है. रिटायरमेंट के बाद ये अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं. लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जनरली 5 इयर्स के लिए जो इलेक्ट होते हैं और 5 इयर्स के बाद उनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है. दोबारा से इलेक्शन होते हैं, ठीक है. इनका शॉर्ट टर्म होता है, इनका लॉन्ग टर्म होता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि द लॉज आर फ्रेम्ड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जो लॉ फ्रेम किए जाते हैं वो लॉ फ्रेम किए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनको लॉ को फ्रेम करते हैं. और द लॉज आर इम्प्लीमेंट बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट. कि जो इन्होंने लॉ फ्रेम किए वो लॉ ही इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्री के अंदर. तो दीज आर नोन एज लेजिस्लेचर्स. इनको हम लेजिस्लेचर्स बोलते हैं. एंड दीज आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स. और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं. जैसे IPS ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं. तो ये सब क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स. ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है. ये इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इनको डिसीजंस टेक करने में हेल्प करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये दिया उन्होंने कि दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, इनको असिस्ट करते हैं. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए. अगर हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट को हम नॉन पॉलिटिकल भी बोलते हैं. मीन जो पावर्स की बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा पावरफुल होते हैं कंपैरेटिवली परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इनकी पावर्स कम होती है. तो रीजन क्या होता है, तो जानते हमने क्या बोला है कि द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. एंड द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर. इन अगर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, सिविल सर्वेंट्स की बात करें, तो ये ज्यादा एजुकेटेड होते हैं. इनके पास नॉलेज ज्यादा होती है, इनकी एक्सपर्टाइज ज्यादा होती है कंपैरेटिवली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. फिर भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है, फिर भी ये इनको असिस्ट करते हैं. इसका रीजन क्या है, अंडरलाइन कीजिए. द रीजन इज वेरी सिंपल. इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम. द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. कि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल. इनको पीपल करके सिटीजंस इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस. एंड इन डेमोक्रेसी द पीपल इज सुप्रीम. और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, उनके पास पावर ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई these are more powerful comparatively permanent executive. चाहे इनके पास नॉलेज ज्यादा हो. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है मे बी उसको इकोनॉमिक्स की इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो जितना ज्यादा नॉलेज उसका जो असिस्टेंस होता है, जो उसको हेल्प करता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जितनी नॉलेज उसके पास होती है. लेकिन फिर भी पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होता है. जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है दैट इज बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज पीपल. ये कंट्री की पीपल की जो विशेष होती हैं, उनकी जो विल होती है, उनको वो कंसिडर करते हैं. तो इसलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिर्फ इनको असिस्ट करते हैं, इनको सिर्फ हेल्प करते हैं. फाइनल डिसीजन जो है
और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो ऑनलाइन सेशन में मेरे साथ डिस्कस करें।